नया सवेरा के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है एक खूबसूरत अवसर जो कि हमें अपार संभावनाओं की ओर लेकर जाते हैं। बिल्कुल, और आज खास तौर पर नया सवेरा में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं वो बताते हैं। आज नया सवेरा में हम आपको लिए चलेंगे तकनीक की दुनिया में, साथ ही साथ आपको किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखना है ये भी आपको बताएंगे। दुनिया भर की तमाम खबरों से आपको जोड़ेंगे और साथ ही साथ आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए प्रकाशित है वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में पीएसी पर छापेमारी ने बढ़ाई सरगर्मी। ईडी समेत कई पक्षों की अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। ममता बनर्जी भी निकालेंगी विरोध मार्च। राज्यपाल ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस को धमकी भरे ईमेल के बाद हड़कंप। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। राज्यपाल ने कहा, बंगाल की जनता पर भरोसा। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ। एनएसजी के प्लेटफॉर्म से देश की आंतरिक सुरक्षा को मिलेगी और मजबूती। पूरे ईरान में इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस ठप। आर्थिक संकट के कारण सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद बिगड़ रहे हैं हालात। और 2026 का महिला प्रीमियर लीग आज से पहला मैच। मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच 5 फरवरी को वडोदरा में होगा फाइनल। और आइए नया सवेरा में विस्तार से खबरों पर बातचीत करते हैं। कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कल पश्चिम बंगाल में ईडी के जो छापे पड़े उसके बाद न सिर्फ राजनीति गर्मा गई है बल्कि कानूनी और संवैधानिक नजरिए से भी मामला तूल पकड़ रहा है। जांच के तहत राजनीतिक और रणनीतिक फर्म आईपीएसी यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के कोलकाता दफ्तर और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी ने छापेमारी की है। और इसी बीच खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गई और वहां ईडी के काम में उन्होंने रुकावट पैदा की। ईडी ने इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया और अब आज अदालत इस केस में सुनवाई करेगी। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी आज ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर विरोध मार्च करेंगी। उनका आरोप है कि यह छापा सियासी चल रहा है। तो वहीं बीजेपी ने फिर एक बार ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। और वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कोलकाता में आईपीएसी ऑफिस पर ईडी की रेड और ईडी के हाईकोर्ट जाने के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि मीडिया के जरिए जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है उसे देखकर उन्हें कहना पड़ रहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। Of the whole incident as it has unfolded itself through the media, it makes me say it is an endorsement of the saying, Vinash Kale Viparit Buddhi. Bengal has two cancerous growths on its body politic. One is violence
other is corruption. These are two issues which are to be tackled very effectively in a very proactive manner if this state is to come back in its pristine glory. I'm keeping my eyes and ears open. I'm consulting the constitutional experts on what to do. But since the matter is sub judice, I do not want to make any judgment on that. और इन सब के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी भी मिली है। कल रात राज्यपाल को धमकी भरा ईमेल पहुंचा। धमकी मिलने के बाद राज्यपाल की सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया गया है। राज्यपाल की सुरक्षा के लिए सुरक्षा अधिकारियों की मध्यरात्रि बैठक हुई, जिसमें स्थिति का आकलन किया गया और मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया। राज्यपाल की सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर काम कर रहे हैं। राज्यपाल आनंद बोस को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। वहीं इस मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी दे दी गई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज बिना सुरक्षा गार्डों के कोलकाता की सड़कों पर चलेंगे। उन्हें विश्वास है कि बंगाल की जनता उनकी रक्षा करेगी। राज्यपाल को पहले भी इसी तरह की धमकियां मिल चुकी है। तो सुरक्षा अधिकारियों की मध्यरात्रि बैठक हुई है। राज्य पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में गवर्नर को धमकी मिली है। बंगाल की जनता पर पूरा भरोसा जताया है राज्यपाल ने। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ही उनकी सुरक्षा करेगी। तो बंगाल की जनता पर भरोसा है, राज्यपाल ने ऐसा कहा है और आज वो बिना सुरक्षा के जनता के बीच में होंगे। आपको बता दें कि इसके पहले भी राज्यपाल को धमकियां मिल चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता। सौरभ, समझना चाहेंगे, देखिए राज्यपाल को धमकी मिलना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इन सब के बीच में बहुत बड़ी बात राज्यपाल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं विनाशकालीन विपरीत बुद्धि ममता बनर्जी के लिए। क्या इशारा है ये? पराक्रम, देखिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस वो संवैधानिक अभिभावक है स्टेट के, तो उस हिसाब से जो कल हुआ वो कोई आम आदमी जो यहाँ के हैं उनके मन में भी ये सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि आईपैक एक पॉलिटिकल रणनीतिकार है। वो हर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रणनीति बनाते हैं और उसके बदले में उनके साथ पैसों का लेन देन होता है, आर्थिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनके बदले में वो ये काम करती है जी। तो ऐसी एक संस्था के लिए एक स्टेट की सीएम खुद क्यों चली जाती है, ये बड़ी सवाल है। सवाल ये है कि पहली बार ये पूरे ममता बनर्जी के जो शासनकाल में ऐसा 2 बार देखा गया कि केंद्रीय तदंतकारी जो केंद्रीय सेंट्रल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो किसी के घर जाता है और किसी मामले में रेड कर छापामारी करती है। जैसे शारदा केलेंकारी में अभी डीजी है, तब सीपी थे राजीव कुमार, उनके घर गया था सीबीआई। और अब प्रतीक जैन, इन दोनों के लिए ममता बनर्जी सड़कों पर उतर आई। उन्होंने क्या कहा हम सब ने सुना। लेकिन फिराद हकीम के घर जब सीबीआई गया था तब तो वो ऐसा कुछ नहीं किए थे, तब तो वो नहीं उतर आए थे। या फिर इतने उनके पार्टी के जो वर्कर्स है, पार्टी के जो लीडर्स है, वो सड़क पर उतरी है, लेकिन सीधा उनके घर जाना, घर जाके पूरा फाइल दस्तावेज, सौरभ, घर जाना और संवैधानिक संस्था के कार्य में बाधा उत्पन्न करना। अब दूसरा दिन है आज इस पूरे, जिस तरह से कल पश्चिम बंगाल का सीन हमने देखा, लेकिन आज हाईकोर्ट में भी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। ममता के तमाम आरोप हैं और ईडी भी गंभीर आरोप ममता बनर्जी पर लगाती हुई नजर आ रही है। क्या और भी कोई पक्ष है जो हाईकोर्ट का रुख करेगा? जी, कानूनी जो डेवलपमेंट है जिससे पता चलता है कि जैसे कल ही ये पता चल गया था कि ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट विचारपति जो न्यायाधीश जो शुभ्रा घोष हैं उनके इजलास में एक याचिका दायर किया हुआ है ईडी की तरफ से। और दूसरी तरफ प्रतीक जैन की जो परिवार है उन्होंने भी एक याचिका दायर किया है। उनका ये कहना है कि उनको जोर पूर्वक उनको घर में रखा गया और उनके घर में जो ईडी ऑफिसर्स गए थे वो इलीगल ट्रेसपासिंग है। तो इस मामले को लेकर भी एक अलग से एक याचिका दायर हुआ है और वो दोनों ही न्यायाधीश शुभ्रा घोष के जो कोर्ट है उस कोर्ट में उसका सुनवाई होगा। और दूसरी बात ये है कि ईडी के खिलाफ काफी सारे कंप्लेन दर्ज हुए हैं। एक कंप्लेन कोलकाता पुलिस ने
सुओ मोटो दर्ज किया है और 2 कंप्लेन अलग से प्रतीक जैन की फैमिली और ये आईपैक जो ऑफिस है उनके तरफ से दायर हुआ है। कोलकाता पुलिस ने जो कंप्लेन दर्ज किया था सुओ मोटो, उसके आधार पर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है ऐसा पता चल रहा है। और उसमें सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा देना, उनका कहना है कि पुलिस जब प्रतीक जैन के घर गया था, प्रतीक जैन के घर जब गया था तब, हाँ बिल्कुल सौरभ, महत्वपूर्ण ये भी है कि आईपैक पर छापे पड़े हैं तो ममता बनर्जी को क्या वो बचाव में क्यों आ रही हैं? मतलब हमने देखा कि एक फाइल जो है, फाइल का फोल्डर वो अपने हाथ में लेकर के वो बात कर रही थी अपनी, तो ममता बनर्जी की बेचैनी का बड़ा कारण क्या है? वो क्यों घबराई हुई है इस पूरी कार्रवाई से? पराक्रम, देखिए इस पूरे बात को लेकर जो तर्क सामने आ रहे हैं, जो विषय सामने आ रहा है, पहली बात तो ये है ममता बनर्जी खुद क्या कही है। ममता बनर्जी खुद कही है कि उनके जो आने वाले जो चुनाव हैं उस चुनाव के रिलेटेड जो उनके स्ट्रेटेजी है, जो उनके कैंडिडेट लिस्ट है, उसके दस्तावेज लेने के लिए ईडी प्रतीक जैन के घर गए हैं और प्रतीक और जिनके ऑफिस गए हैं। प्रतीक जैन कौन है, अब ये सवाल उठता है। तो ममता बनर्जी कहती हैं कि प्रतीक जैन असल में आईपैक जो ऑफिस है वो पार्टी ऑफिस है करीब करीब। तो आप मानो इतने दिन से सबको पता था कि टीएमसी का पार्टी ऑफिस कहीं तो और है, वहां पे उनका लोगो होगा, सिंबल होगा, लेकिन आईपैक कब से बन गया से टीएमसी का पार्टी ऑफिस? ये हैरानी है, ये सवाल उठा रही है बीजेपी के लोग। और दूसरी बात ये है कि ईडी क्या कह रहा है। ईडी कह रहा है कि एक 2020 में एक कोयला घोटाला के मामले में जो चल रहा था उसमें हवाला का पैसा आईपैक के अकाउंट में आया है जी। उसके जांच करने के लिए वो एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन में गए थे और उसके चलते जांच पूरा शांत तरीके से चल रहा था जब तक ममता बनर्जी 11-10 बजे पहले प्रतीक जैन के घर पहुंची लॉर्डन स्ट्रीट में और फिर उनके ऑफिस पहुंची और सारे दस्तावेज वो छीन के ले गई। ऐसा ईडी के बयान में भी लिखा हुआ है और कोर्ट में भी उन्होंने वही बात मेंशन किया है, ऐसा सूत्रों के मार्फत पता चल रहा है। तो साफ तरीके से ये सवाल उठता है कि एक स्टेट की सीएम, जैसे कि आपने कहा कि उस हरे फाइल में था क्या, उस हरे फाइल में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में था क्या। और ऐसी कुछ भी तस्वीर आ रही है जो फाइल सीएम की गाड़ी में उठाया गया है उसमें 2022 का एक मेंशन किया है, एक एनवलप है, हरे कलर के एनवलप है वो भी, और उसमें 2022 लिखा हुआ है। सौरभ, लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है कि ईडी अपने स्तर पर अपना काम कर रही है, अपनी छापेमारी कर रही है, जो भी दस्तावेज चाहिए वो जुटाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन ऐसे में ममता बनर्जी ने जिस तरह का रुख अपनाया है ये कोई पहली बार नहीं है। कई बार ऐसा हो चुका है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की ममता बनर्जी ने और दखल देने का पूरा प्रयास किया है। कैसे समझा जाए इस पूरी कहानी को? देखिए ये बात बार बार सामने आ रहा है, कल से यहाँ की जनता में भी ये सवाल है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये आईपैक है कौन। आईपैक तो वो है जो एक प्राइवेट एजेंसी है, उनके पार्टी के एक कॉर्पोरेट सलाहकार हैं, तो रणनीतिकार है। तो उनके लिए ममता बनर्जी क्यों सड़कों पर उतर आई, आज वो तो रैली भी कर रही है। ये बात सामने आ रहा है संध्या पराक्रम। और एक बात है, 2023 के दिसंबर महीने में आपको याद होगा संदेश खाली में शेख शाहजहां के वहां जब रेशम घोटाला के मामले में ईडी गए तो उनके ऊपर हमला हुआ। और कल देखा गया जब यहाँ पे इस कोयला घोटाले के मामले में एक प्राइवेट ऑफिस, प्राइवेट कंपनी उसके वहां ऑफिस और उसके जो मालिक है उनके घर जब छापामारी होता है, जैसे ये सारी चीजों में ऐसा ही होता है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो तब सीएम खुद आती है, सीएम वहां रहती है, कहती है प्रतीक जैन जब तक नहीं आएगी तब तक वहां रहेंगी। वहीं पे बैठ के वो सीएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बैठक करके ये घोषणा करती है कि एफआईआर दायर होगा ईडी के खिलाफ। हाँ, उनका जो घोषणा है वो घोषणा एक के बाद एक 2 कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं वो कल। और तीसरी बात ये है कि जब ईडी के ऑफिसर्स निकलते हैं वहां पे कलकत्ता के ऑफिस से, तो बड़े तैनात में सेंट्रल फोर्स को वहां पे रहना पड़ता है। उनके मौजूदगी में भी जो पार्टी के वर्कर्स है वो वहां जमा हो जाते हैं, उनके मिनिस्टर वहां रहते हैं, स्लोगान वो देते हैं और ईडी के गाड़ी में वो हमला जैसा करने वाला सिचुएशन भी होता है। और जब
कल इस तरह की कार्रवाई हुई और जो तस्वीरें सामने आई वो निश्चित रूप से चौंकाने वाली, मतलब एक राज्य की मुख्यमंत्री और फाइल के पीछे छीना झपटी करते हुए की जो तस्वीर है वो निश्चित रूप से ये बताती है कि दाल में कुछ तो काला है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ दत्ता इस तमाम जानकारी के लिए। और नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आ गया है, एक बार फिर देने आपकी कल्पना को नई उड़ान। साहित्य और संस्कृति की इस अद्भुत दुनिया में अपने पसंदीदा लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हों विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत का 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में। स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग जनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम NIDMS का शुभारंभ करेंगे। NIDMS आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का काम करेगा। इस प्रणाली के माध्यम से विस्फोटक सामग्री, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस IED के खतरों से निपटने के लिए देश को एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इससे बम धमाकों की जांच और रोकथाम को नई ताकत मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नार्को समन्वय केंद्र NCORD समिति की 9वीं बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। बैठक का उद्देश्य देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने में शामिल विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना है। केंद्र सरकार ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, जिससे ड्रग्स के खतरे को कम किया जा सके। और आइए अब आपको लिए चलते हैं पवित्र धरती सोमनाथ की ओर। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज दूसरा दिन है। भारत की सनातन चेतना, अडिग आस्था और सांस्कृतिक स्वाभिमान का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। 1000 वर्ष पहले झेले गए आक्रमणों के बावजूद सोमनाथ हर बार पुनर्जीवित हुआ। इसी गौरवशाली विरासत के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आगाज किया है। ये पर्व न केवल मंदिर के 1000 साल के इतिहास का साक्षी है,
बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और अमर श्रद्धा का उत्सव भी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत की सनातन संस्कृति, सभ्यता और हजारों वर्षों के गौरवशाली इतिहास को खुद में समेटे सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि भारत की अडिग श्रद्धा, संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक भी है। सोमनाथ एक बार फिर से नया इतिहास रच रहा है, जिसका साक्षी सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि पूरा भारत बन रहा है। गुरुवार से शुरू हो गया है ऐतिहासिक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। एक 1000 वर्ष पूर्व जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेकों हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा। इसी मौके पर साल भर चलने वाले स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हुआ है। खास बात यह है कि 2026 में ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं, जो इसे और भी खास बनाता है। इस पर्व के दौरान सोमनाथ मंदिर में लगातार 24 घंटे ओंकार नाथ का जाप हो रहा है। पूरा परिसर आध्यात्मिक वातावरण में ढल गया है। समुद्र तट पर खड़ी नावों को विशेष लाइटिंग से सजाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को एक अलौकिक दृश्य का अनुभव हो सके। कार्यक्रमों की बात करें तो इस दौरान पहले 2 दिन 72 घंटों का अखंड ओंकार जाप, अंतराल में शंखनाद, महाआरती और भक्ति संगीत होगा, जबकि 10 जनवरी को अखंड ओंकार जाप का उद्यापन, शंखनाद, महाआरती, भक्ति संगीत, भव्य ड्रोन शो होगा। 11 तारीख को महाअभिषेक, महाआरती और शौर्य यात्रा का आयोजन होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को वहां मौजूद रहेंगे। हजारों की संख्या में लोग पूरे भारत से सोमनाथ पधारे हुए हैं। ऋषि कुमारों के शंखनाद के साथ, संतों के मौजूदगी के साथ, हजारों की संख्या में एक साथ ओम नमः शिवाय के जप सोमनाथ में पढ़े जा रहे हैं। और खास तौर पे ये जाप में आने वाले 2 दिनों में लाखों लोग देश भर में जुड़ेंगे। पीएम ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में संदेश दिया और कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की अडिग आस्था, सांस्कृतिक एकता और पुनरुत्थान की प्रतीक गाथा है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों से ज्यादा महापर्व से जुड़ने की अपील की। जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण हुआ था। इसके बाद आने वाली शताब्दियों में मंदिर पर बार बार आघात हुए, लेकिन हर बार भारत की सभ्यतागत चेतना और भक्तों की अटूट श्रद्धा ने इसे फिर से खड़ा किया। आक्रमणों का उद्देश्य आस्था को तोड़ना था, पर परिणाम इसके विपरीत निकला। सोमनाथ हर बार पहले से अधिक सशक्त होकर उभरा। किस तरीके से सोमनाथ का हमारा मंदिर बार बार आक्रांताओं के शिकार होने के बावजूद दोबारा एक नक्षत्र की तरह बार बार उभरा है, 17 बार नष्ट होने के बाद भी। और प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत अपने केवल आर्थिक शक्ति के आधार पर नहीं लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर भी अग्रसर होगा। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि शाश्वत सभ्यतागत भावना का प्रतीक है, जिसे 17 बार तोड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद आस्था अटूट रही। सहस्राब्दी से भी अधिक समय से करोड़ों श्रद्धालुओं के हृदय में सोमनाथ मंदिर और इसकी भव्यता जीवित है। सौराष्ट्र का स्वाभिमान सोमनाथ जब खुद पर हुए हमले के 1000 वर्ष पूरे कर रहा है, तब इसकी श्रद्धा, संस्कृति और स्वाभिमान के सम्मान में किया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इसे और खास बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अपने आप में अद्भुत है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे सोमनाथ में मौजूद हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र का। अश्विनी, देखिए सोमनाथ जो है भारत की सनातन संस्कृति का एक मजबूत स्तंभ है। 1, 2 या 4 बार नहीं 17 बार इसे तोड़ा गया, लेकिन हर बार ये पहले से और ज्यादा मजबूत हुआ। कितना बड़ा संदेश सोमनाथ की धरती से पूरे भारत को। जी, जय श्री सोमनाथ। मैं खुद यहाँ मंदिर प्रांगण में उपस्थित हूँ और मैं दिखाऊंगा यहाँ का दृश्य कि किस तरीके से अटूट आस्था का यह केंद्र रहा है, अगाध श्रद्धा का यह केंद्र रहा है और किस तरीके से हमारे इतिहास का साक्षी रहा है। इतिहास का बोध कराने के लिए सोमनाथ मंदिर को जाना जाता है। इतिहास को समझने के लिए सोमनाथ मंदिर कहीं ना कहीं पर्याय के रूप में जाना जाता है। और सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। प्रथम ज्योतिर्लिंग होने का सौभाग्य भी सोमनाथ को मिलता है। भगवान आदि शंकराचार्य के जो ज्योतिर्लिंगों की स्तुति है उनमें सबसे प्रथम स्थान सोमनाथ को कहा जाता है, जो कि विराट सागर के तट पर मौजूद है। जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी दर्शकों को बताया कि 1000 वर्षों से अलग अलग आक्रांता बर्बर मानसिकता ने यहाँ पर आघात करने की कोशिश की, लेकिन सत्य सनातन शाश्वत जो हमारे मूल्य हैं, जो प्रतिबिंब हैं, जो हमारे सांस्कृतिक स्तंभ हैं, उनको कोई नहीं डिगा पाया। अटूट आस्था का ये केंद्र है। अटूट आस्था के केंद्र के साथ साथ ही ये बर्बरता पर मानवीयता की जीत का प्रतीक है, विध्वंस पर सृजन के का प्रतीक है, विध्वंस का प्रतीक है, विध्वंस की मानसिकता के ध्वंस का प्रतीक है और सृजन का प्रतीक है, प्रहार पर पुनरुत्थान का प्रतीक है ये सोमनाथ मंदिर। और निश्चित तौर से 1000 वर्ष इस पर आक्रमणों के जो हुए हैं और साथ ही साथ जब मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जी इसी प्रांगण में, इसी क्षेत्र में जब उन्होंने घोषणा की कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा, उस पुनर्निर्माण के भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो विध्वंस के प्रयासों के 1000 वर्ष और पुनरुत्थान के निर्माण के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का ये जो मणिकांचन संयोग है, उसके कहीं ना कहीं उत्सव का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है। 8 से 11 तारीख तक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को यहाँ पर होंगे और यहाँ पर उमड़ा हुआ जन समुदाय ये बता सकता है कि किस तरीके से अगाध अटूट श्रद्धा का तो ये केंद्र है ही, साथ ही साथ सौराष्ट्र नहीं समूचे देश के लिए ये स्वाभिमान का पर्व है। ये हमारे प्रतीक है कि किस तरीके से शाश्वत शौर्य और हमारे सशक्त प्रतिमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अश्विनी, लाख हमले हुए लेकिन आज भी सोमनाथ मंदिर डिगा नहीं है और उसी स्थिति में खड़ा है। ये अगाध आस्था का केंद्र है और हम सभी जानते हैं कि 75 वर्षों के पुनर्निर्माण की यात्रा तो तय कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर पवित्र तीर्थ स्थान ये संदेश भी दे रहा है कि बाधाएं लाख आए लेकिन रुकना नहीं है, डिगना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। जी, जैसा आपने कहा बाधाएं आए तो आए लेकर प्रलय की घोर घटाएं। मैं फिर दृश्य दिखाऊंगा, ये विहंगम दृश्य आप देखिए कि किस तरीके से हजारों की संख्या में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये सतत श्रृंखला आज से नहीं सहस्राब्दियों से लगातार जारी है। पांडवकालीन महाभारत कालीन स्थितियों में प्रभास पाटन का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर सोमनाथ मंदिर का जिक्र मिलता है। खुद भगवान श्री कृष्ण के देहोत्सर्ग की ये धरती मानी जाती है, यदुवंशियों की ये धरती मानी जाती है। पौराणिकता और ऐतिहासिकता तो है ही, जैसा आपने कहा कि ये पुनर्निर्माण और स्वाभिमान का प्रतीक है। किस तरीके से हमारे मूल्यों पर, हमारे सनातन शाश्वत आस्था पर प्रहार किया गया और वो प्रहार हर बार पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण के रूप में भारतीय मानस ने उसको कहीं ना कहीं उस आघात को हमेशा और ज्यादा सशक्त रूप से उसको पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान और पुनरुद्धार के रूप में दिया। तो निश्चित तौर से अगर आप मान के चले तो एक और मैं जिक्र करना चाहूंगा कि पिछले 75 वर्षों का जो इतिहास रहा उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसी क्षेत्र में कहा कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो इसी धरती के सपूत रहे, उन्होंने इस मंदिर के लिए पूरे के पूरे इस क्षेत्र में अपूरणीय योगदान दिया। उस समय जबकि अनेक राजनीतिक कारणों से बहुत सारे ऐसे राजनेता इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए विरोधी थे, तब एक ऐसे हमारे शाश्वत सनातन मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए और स्वाभिमान की स्थापना के लिए, हमारे इतिहास के पुनर्स्थापना के लिए जो ये कार्य किया गया, वो अपने आप में पूरा का खुद अपने आप में एक इतिहास है। और निश्चित तौर से ये वो मानसिकता है जो ये मानसिकता बताती है कि हमेशा भारतीयता जो है
सृजन की पोषक रही है, हमेशा भारतीयता जो है निर्माण की पोषक रही है। हमेशा हमने, जो अटल जी ने एक जगह कहा है कि कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, कभी हिंदुओं हमने जाकर घर घर में हिंदू बनाने बिल्कुल, और कई बार हमले हुए बावजूद उसके सोमनाथ ने अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। बिल्कुल अश्विनी, और 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें शामिल होंगे, जिसके साक्षी हम सब भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी मिश्र इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करते अगली खबर का। आपको बता दें कि वैश्विक आर्थिक सुस्ती के संकेतों और भू राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2026 के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2026 में 6.6% और 2027 में 6.7% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की घरेलू मांग में मजबूती और सरकारी निवेश इसके आर्थिक प्रदर्शन को सहारा देंगे। इसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ और वैश्विक मंदी के नकारात्मक प्रभावों से उभरने में सक्षम रहेगी। साथ ही भारत में हालिया कर सुधार और मौद्रिक नीति में ढील से आर्थिक गतिविधियों को अतिरिक्त समर्थन मिलने की संभावना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह भी है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक सकारात्मक संदेश लगातार देती है। इन सब के पीछे क्या कुछ प्रयास हैं? देखिए, ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस की, इस रिपोर्ट में साफ साफ ये कहा गया है कि जो भारत का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, मतलब भारत का जो घरेलू उपभोक्ता जो है हमारे, उनके जो अंदर जो गति है वह गति एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कारण उन्होंने यह बताया कि भारत सरकार द्वारा या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है भारत के बुनियादी ढांचे में और भारत के अन्य संस्थानों में, भारत के मार्केट में, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है अभी भी स्टेबल है। और इसीलिए इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि अगले साल भी ये अर्थव्यवस्था जो दुनिया की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था रहेगी। देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि आज भारत के जो आप गांव से लेकर शहरों तक की अर्थव्यवस्था को आप देखें तो गांव में भी आपको हर तरह के जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उपलब्ध होते हैं, या तो टूथपेस्ट का मामला हो या फिर दाढ़ी बनाने वाले रेजर का मामला हो, या सारी चीज जो है आधुनिक बाजार और आधुनिक जो जीवन शैली है उस जीवन शैली के हिसाब से लोग गांव से लेकर शहरों तक जी रहे हैं। तो अब देखिए, दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या है भारत, 1.4 बिलियन से ऊपर है और सबसे बड़ा खुला बाजार भी है भारत। और ऐसे में तरह तरह के स्तरों पे लोग हैं, जिनमें कि मिडिल क्लास है, कुछ लोअर मिडिल क्लास है, कुछ अपर क्लास है, कुछ अपर मिडिल क्लास है। तो इस सारे के अंदर तरह तरह के डिमांड है और उन मांगों के चलते जो है भारत के जो बाजार की जो गति है वो काफी तेज बनी रही है। बैंकों से पैसा निकाला जाता है, बाजार में खरीदा जाता है। उसके बाद हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी के चलते खरीदना और बेचना काफी आसान हो गया है। तो इन सारी चीजों के चलते जो है कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि भारत अगले साल भी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में रहेगा। जी बिल्कुल अखिलेश, तो भारत हम सभी जानते हैं कि एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है और कई सारे ऐसे कारक हैं जो हम ध्यान में रख रहे हैं कि केंद्र सरकार लगातार उन पर काम करके आगे बढ़ रही है। और यूएन की ये रिपोर्ट इस बीच बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो न केवल 2026 बल्कि 2027 की संभावनाएं भी सकारात्मक तौर पर व्यक्त कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उनका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा भी किया गया है। प्रगति की पहल आखिर कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति 850 विकास को गति।
देश की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के संकल्प के तहत नागपुर झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना को लाया गया था, लेकिन तमाम तरह की अड़चनों के कारण ये परियोजनाएं बाधित रहीं। लेकिन प्रगति प्लेटफॉर्म से इसे अब नई रफ्तार मिली है। बिल्कुल, केंद्र सरकार की निगरानी और समन्वय के चलते ही ये परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ते हुए अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। देखिए कैसे, इस खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए ये तस्वीरें नागपुर के सीएनजी स्टेशन पर लगी छोटी सी कतार, जहां वाहन अब आसानी से सीएनजी भरवा रहे हैं। नागपुर में ये दृश्य आम होता जा रहा है। आने वाले दिनों में नागपुर और आसपास सीएनजी स्टेशनों की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि नागपुर झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन यानी कि MNJPL परियोजना अब अंतिम चरण में है। ये 692 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा परियोजना का हिस्सा है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2024 को संबलपुर ओडिशा में रखी थी। काम शुरू होने के बाद ही इसमें कुछ अड़चनें आई, लेकिन प्रगति पोर्टल पर समीक्षा के बाद इस प्रोजेक्ट से जुड़े लंबित मुद्दों का समाधान हुआ। दरअसल इस गैस पाइपलाइन को मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग के समानांतर बिछाया गया है। महामार्ग के निर्माण के दौरान सड़क किनारे भारी मात्रा में जमा मलबे की वजह से काम प्रभावित हुआ। इसके अलावा पाइपलाइन का कुछ हिस्सा समृद्धि महामार्ग के साथ साथ टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्यों से होकर भी गुजरता है, जहां मंजूरी में समस्या थी। इन समस्याओं को उठाया गया प्रगति बैठक में, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने फौरन समाधान निकाला। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सहयोग से भी जरूरी मंजूरी मिली। करीब 2666 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ये पाइपलाइन 3 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर गुजरती है। ये 1755 किलोमीटर लंबी MNJPL परियोजना का अहम हिस्सा है, जिसे प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत उच्च प्रभाव परियोजना के रूप में शामिल किया गया है। ये पाइपलाइन गेल इंडिया लिमिटेड की MNJPL पाइपलाइन है, जो मुंबई नागपुर और झारसुगुड़ा होती हुई जा रही है। और इसमें नागपुर शहर में बूटीबोरी से हमें टेप ऑफ मिला है, जिससे हम SCG कंपनी नागपुर जिले के लिए गैस पाइपलाइन द्वारा सभी घरों, उद्योगों और CNG स्टेशनों को गैस देंगे। परियोजना पूरी होने पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई जिले में गैस आपूर्ति शुरू होगी। इस तरह 3 राज्यों के 24 जिलों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचेगी। फिलहाल नागपुर में वाहनों के लिए CNG सप्लाई शुरू हो चुका है। समृद्धि महामार्ग के जरिए बिछाई गई पाइपलाइन से नागपुर के 27 CNG पंप जुड़ गए हैं, जिससे लंबी कतारें कम होने की उम्मीद है। तकलीफ की CNG नहीं मिलने की वो अभी खत्म हो गई है। अभी हर पंप पे आपको CNG मिलेगी। और दूसरी बात, इसके CNG लगाने से प्रदूषण भी 0% होता है। इस परियोजना से नागपुर के बूटीबोरी, हिंगणा, मिहान और चिंच भवन क्षेत्रों के उद्योगों, अस्पतालों, रेस्तरां और घरों को 24/7 PNG मिलेगी। इससे उत्पादन बढ़ेगा और प्रदूषण घटेगा। कुल मिलाकर प्रगति पोर्टल पर प्रधानमंत्री की निगरानी के बाद तेजी से आगे बढ़ी नागपुर झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन परियोजना ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बनकर उभर रही है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आगामी 10 से 18 जनवरी तक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 आयोजित होगा। पुस्तक मेले की इस बार की जो थीम है वो भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक रखी गई है। ये थीम आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण में भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान को समर्पित है। ये मेला भारत और दुनिया भर के लेखकों, प्रकाशकों, पाठकों और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को एक साथ लाने के लिए मंच प्रदान करेगा। डीडी इंडिया के संवाददाता दीपिका ने नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के निदेशक कर्नल युवराज मलिक से खास बातचीत की, जिन्होंने इस विश्व स्तरीय आयोजन के बारे में विस्तार से बताया है। सुनिए।
नमस्कार, हमारे साथ इस खास सेगमेंट में मौजूद हैं कर्नल युवराज मलिक, डायरेक्टर NBT नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सर, DD न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर होने जा रहा है, क्या कुछ खास है इस बार इसमें? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला अपने आप में हमेशा खास ही होता है, बिकॉज हर वर्ष ये जब एक नई थीम लेकर आता है और पूरे साल सभी पुस्तक प्रेमी इसका इंतज़ार करते हैं। 2026 एडिशन में इस बार की जो थीम है वो बहुत खास है, जो भारतीय सैन्य परंपरा, भारतीय सैन्य इतिहास को समर्पित है, जिसको हमने नाम दिया है वैलर एंड विजडम, यानी कि वीरता और प्रज्ञा, शौर्य और प्रज्ञा। उसके तहत हमने एक बड़ा सा थीम पवेलियन तैयार किया, जिसमें आपको साहित्य, ज्ञान और कुल मिलाकर उससे जुड़ी हुई जितनी भी सैन्य इतिहास की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए महानायक हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा। उस पर एग्जीबिशंस मिलेंगी, बहुत रेयर वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ पूरी एक इतिहास की जो श्रृंखला है उससे आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। वंदे मातरम 150 के लेकर भी हमने एक एग्जीबिशन तैयार की है, सरदार पटेल एट 150 को लेकर भी एक थीम एग्जीबिशन बनाया गया है। तो कुल मिलाकर इसका थीम, इसकी एक खास विशेषता है, और सबसे खास बात, ज़्यादातर हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। उसके तहत हमने इसको टिकट फ्री रखा है, ताकि हर सेगमेंट के लोग, स्टूडेंट, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इसका लाभ उठा सकें। वंदे मातरम के 150 साल भारत इस बार सेलिब्रेट कर रहा है, और साथ में इतना अच्छा वीरता और शौर्यता का आपने जो मुद्दा उठाया है, और नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर के थ्रू जो आप दिखाना चाह रहे हैं, इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी? देखिए, कुछ भी कहिए, साहित्य में सैन्य इतिहास बहुत किनारे पे रहा था, और ये एक ऐसा विषय है जिससे हमें हमारे नायक, हमारे योद्धा, हमारे वीरों के बारे में जानने का मौका मिलता है। वो हमारे सही जो हमारे रोल मॉडल हैं वो उनके बारे में हम लोग जान पाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगा कि हमारी युवा पीढ़ी को हमारे शहीदों के बारे में, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, हमारे सैन्य इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, और इस इतिहास को डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत हमको लगी। क्योंकि जब एक कार्यक्रम होंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे करीबन 200 से ज़्यादा मिलिट्री हिस्टोरियन, स्पीकर्स और प्रोफेशनल्स वहाँ आएंगे, जिनको सुनने का आपको मौका मिलेगा। सभी किताबें उन थीम पर इकट्ठी की जाएंगी, तो वो इतिहास एक साथ निकल के आएगा। वो सब वीडियोज़ जब बाहर आएंगे, तो कुल मिलाकर ये एक तरीका है, एक हमारा प्रयास है कि हम इसको डॉक्यूमेंट करें और लोगों तक पहुँचा पाएँ। 35 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कतर गेस्ट ऑफ ऑनर है और स्पेन फोकस कंट्री। इसके पीछे क्या आइडिया था, और किस तरीके से आप पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को इस विश्व पुस्तक मेला के द्वारा एकजुट कर रहे हैं? देखिए, 21वीं सदी है, ये ज्ञान की सदी है, और ज्ञान का जो सबसे सशक्त माध्यम है वो किताबें हैं। और भारतीय दृष्टि से देखें तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक है। तो जिस प्रकार से हमने गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कतर और फोकस कंट्री स्पेन और इसके अलावा बाकी 35 कंट्रीज़ को हमने इनवाइट किया है, तो ये हमें एक लिटरेरी एक्सचेंज का मौका देता है। किताबें ही नहीं आती, उनके साथ उनका ज्ञान भी आता है, उनके संस्कार भी आते हैं, उनकी संस्कृति भी आती है। उससे हमारी जनरेशन को रूबरू होने का मौका मिलता है, और यहीं से हम जिसको कहते हैं ग्लोबल सिटीजन्स तैयार करने का प्रोसेस हम लोग एक इनिशिएट कर पाते हैं। तो दीज जो हमने प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ हमारा एक कॉपरेशन हो, तो एक लिटरेरी डायलॉग ही नहीं, एक एकेडमिक एंड नॉलेज इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा प्रयोग है। इसके तहत हमने इसको आयोजित किया। 2047 तक भारत का विजन है कि विकसित भारत बन जाए, डेवलप्ड इंडिया बने एट 2047। उस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो किस तरीके से इस तरीके के इवेंट्स हमें हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को, ताकि सब एकजुट आएँ और किताबों के ज़रिए उस चीज़ को ना केवल जिए, लेकिन उसके लिए प्रगति के साथ काम भी करें? देखिए, पब्लिशिंग कोई एक प्रॉफिट बेस्ड प्रोफेशन नहीं है, ये एक पर्पसफुल प्रोफेशन है, जिसमें आप सोसाइटी के माइंडसेट को तैयार करते हैं, सोसाइटी के न्यूरॉन्स को शेप करते हैं। और जब हम पब्लिशिंग की बात करते हैं, किताबों के माध्यम से हम एक अच्छे नागरिक भी तैयार करते हैं, संस्कार भी समाज में लेके आते हैं। तो जो आपने विकसित भारत 2047 की बात की, आप देखें कि हमारा पब्लिशिंग इंडस्ट्री दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में काउंट होता है। तो हमारे पास दुनिया को देने के लिए ज्ञान भी है, अब हमारे पास इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म भी है, नॉलेज इकोनॉमी का दौर है, दुनिया के अलग अलग कोनों में हम पहुंच पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का सपना है, जिसको हम लेकर पूरा देश आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उसमें युवा शक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर उस युवा शक्ति को ज्ञान की ताकत के साथ जोड़ दिया जाए, तो मुझे लगता है शायद वो लक्ष्य हम उससे पहले भी प्राप्त कर सकते हैं। यही सोच है कि हम केवल आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर ना हो, शैक्षणिक और आध्यात्मिक और सामाजिक और लिटरेरी यानी साहित्यिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बने। डिजिटल इंडिया का डंका तो पूरी दुनिया ने देखा ही है, और साथ ही साथ इस विश्व पुस्तक मेला में भी इस बार
ई राष्ट्रीय पुस्तकालय, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, ये बहुत अच्छी मुहिम है भारत सरकार की, जिसके तहत शिक्षा मंत्रालय ने इस अभियान को शुरू किया था। आज उसमें 6000 से ज़्यादा पुस्तकें लगभग 22 भाषाओं में अलग अलग आयु वर्ग के लिए एकदम उपलब्ध हैं। आप आइए, आप खुद भी अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, आईपैड पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रयास यही है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास रेडीली बुक्स अवेलेबल हो, तो आप अपना समय किताबें पढ़ने में लगाएं, सोशल मीडिया पे बाकी चीज़ों में ना लगाएं। और कहीं ना कहीं जो सोसाइटी की जो रीडिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो रही हैं, ई लर्निंग की तरफ जा रही हैं, ये उसको भी सपोर्ट करता है। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आने वाले समय में आप देखेंगे किताबें 10,000 से ज़्यादा किताबें आपको फ्रीली अवेलेबल होंगी। उसके लिए हमने एक अलग से पवेलियन बनाया है और बच्चों को खासकर मोटिवेट करने के लिए एक अलग से हॉल डेडिकेटेडली उनकी रिक्वायरमेंट को देखकर हमने तैयार किया है, जहाँ कोई भी आ सकता है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन ले सकता है, एक्सपोजर ले सकता है, स्कैन करके वहाँ डाउनलोड कर सकता है। तो रीड इंडिया और लीड इंडिया के साथ डिजिटल इंडिया को हमने जोड़ने का एक प्रयास किया इस अभियान से। युवाओं और महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है इस बार? बिल्कुल, ये पूरा जो युवा शक्ति के लिए ही है। टिकट फ्री हमने इसीलिए किया है कि हर वर्ग के लोग, हर युवा यहाँ आएँ, कहीं ना कहीं अपने आप को किताबों की और ज्ञान की दुनिया से जोड़ें। और केवल यही नहीं कि आप वहाँ पर आएंगे तो आपको 600 से ज़्यादा लिटरेरी प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, अपनी पसंद के लेखकों से मिलने का मौका मिलेगा, उन देशभक्ति के कवियों को सुनने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ हमने एक एम्पी थिएटर भी तैयार किया जहाँ पर कल्चरल इवनिंग सेलिब्रेट की जाएंगी, जिसमें आपको मॉडर्न भी और कन्वेंशनल दोनों प्रकार की कल्चरल परफॉर्मेंसेज होंगी। हमारे जो गेस्ट कंट्री हैं, फोकस कंट्री हैं, उनके भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। तो आप केवल इसको बच्चों के लिए ना माने, ये पूरे परिवार के लिए एक्सपीरियंस है। बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज़ हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, बड़ों के लिए भी हैं, किताबें हैं और साहित्यिक कार्यक्रम हैं। और साथ ही साथ जब आप थक जाएँ सर्दी के मौसम में कॉफ़ी के साथ आप एम्पी थिएटर में बैठ के कल्चरल इवनिंग का भी आनंद ले सकते हैं। और इसी के साथ काफ़ी सारे बड़े आर्टिस्ट्स को भी बुलाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताना। बच्चों को जैसे मोटिवेट करने के लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं उनको बुलाया है, बच्चों के साथ एक सेशन रखा है। रिकी के जो ग्रैमी अवार्ड विनर है उनके जैसे बाकी बहुत सारे, हर रोज़ हमने एक सेलिब्रिटी स्टार को बुलाया है। आप हमारे प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं और उन सब सेलिब्रिटीज़ से आप मिल भी सकते हैं और उनके कार्यक्रम और उनके कॉन्सर्ट्स को भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं रिपीट करूंगा, कोई टिकट इस बार नहीं रखा गया है, ऐसा पहली बार हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। डीडी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए कर्नल मलिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूवर्स के लिए ज़रूर आएँ इस बार नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफ़ी सारा एंटरटेनमेंट भी होगा वहाँ पे किताबों के साथ साथ। ज्ञान और एंटरटेनमेंट की भरमार देखने को मिलेगी इस बार आपको न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर भारत मंडपम में। कैमरा पर्सन गौरव के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़ दिल्ली। नया सवेरा में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। అలబో ఎండి వెండి చననన చనకలియా అలబో పారి వెండి చననన చనకలియా అలబో సంగే రందా చననన చనకలియా అలబో సంగే గాయా చననన చనకలియా బస్తర్ పండుంతే గమత్ ఝుమా చననన చనకలియా అలవరాట్ సంగే రందా చననన చనకలియా డోంగా చే డోంగి డోంగా చే డోంగి ఆనంద దారే जंगल माटी डोंगरी हामी जीवन रखिया टमाटर झूमा ए दादा रे हाँ दादा रे बस्तर पंटुम देगा मन झूमा दादा रे ए आलेबो संगे रंदा छना नना छनगलिया आलेबो संगे गाया छना नना छनगलिया बस्तर पंटुम गरबो छना नना छनगलिया झूमा नचा गाया छना नना छनगलिया झूमा नचा गाया छना नना छनगलिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। यूपीआई कहता है
यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब आपको बता देते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें प्रकाशित हैं। सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष कई सारी खगोलीय नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जी हां, चंद्रमा के पीछे गुरु का ओझल होना आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। तो इस बार खगोलीय घटनाएं जो होंगी वो उनको आप तस्वीरों के माध्यम से अपने जहन में रख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हर साल की तरह उल्का वर्षा और रात को तारामंडलों की परेड भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर चैट जीपीटी के हवाले से। चैट जीपीटी जो है हेल्थ, आपकी सेहत का पूरा डेटा एक जगह रखेगी। अपने आप में ये एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं। इसके जरिए आपको बता दें कि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां आप इसके माध्यम से पा सकते हैं। मसलन आपकी शरीर के अलग अलग अंगों की जो जांचें होती हैं उसकी जानकारी, और वो आप उसमें टेस्ट करा सकते हैं। हालांकि ये डॉक्टर का विकल्प नहीं होगा, लेकिन चैट जीपीटी हेल्थ आपकी सेहत का पूरी डेटा एक जगह पर रखेगा। इसे आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगली खबर नवभारत टाइम्स अखबार से हमने ली है, जो बता रही है कि पंचामृत किस तरह से बचपन को अमृत प्रदान कर रहा है। जी हां, पॉकेट मनी से पोषण किया जा रहा है। आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स जरूरतमंद बच्चों के खाने के लिए फंडिंग जुटाते हैं। तो एक अच्छी खबर आज प्रकाशित है। इसके अलावा एक आपके सेहत से ही जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि विकसित जो हमारी कोशिकाएं हैं वो जीवित कोशिकाएं विकास कर उनका उपचार हमारे शरीर का वो बेहतर तरीके से कर पाएंगी। ये जो नई पद्धति है चिकित्सा विज्ञान में, इसके जरिए अभिनव क्रांति आ सकती है। आपको बता दें कि डॉक्टर दास का शोध भविष्य में ऐसी दवाएं बनाने पर बेहद काम कर रहे हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा असरदार होगी। लेब में अपनी टीम के साथ जो डॉक्टर विज्ञानी हैं दिव्येंदु दास, उन्होंने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उनका कहना है कि हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि लगातार विकसित होती रहती हैं और ये रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को भी और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। मतलब यानी कि हमारे शरीर का जो हिस्सा जो बीमारी से ग्रसित है उनमें ये जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं इसके जरिए उन्हें वो स्वस्थ कर सकती है। तो एक अच्छी और सकारात्मक खबर आज अखबारों के माध्यम से। तो समाचार पत्रों में आज विभिन्न क्षेत्र की खबरें प्रकाशित है और आइए अब आपको लिए चलते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों की ओर। ईरान में महंगाई और गिरती करेंसी को लेकर कम से कम 50 शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन। बवाल के बाद इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं बंद। वेनेजुएला मामले में ट्रंप को बड़ा झटका। अमेरिकी सीनेट में प्रस्ताव पास, विरोध में पड़े 52 वोट। और अब रुक करते हैं खेल जगत का, जान लेते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में क्या कुछ है खास आपके लिए। विमेंस प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण आज से शुरू हो रहा है। पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। बीच खेल में जापान की खिलाड़ी अकाने यामागुची रिटायर हो गई। और आइए बात कर लेते हैं मौसम की, जान लेते हैं मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े चले जाते हैं इटली में ओलंपिक मशाल की खूबसूरत झलकियों के साथ। बिल्कुल, इसकी यात्रा 1 महीने पहले रोम से शुरू हुई, जो 6 फरवरी को मिलान के सैन सिरो स्टेडियम में समाप्त होगी। तो आप इन खूबसूरत झलकियों का आनंद लीजिए। मुझे, मेरे सहयोगी पराक्रम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।